स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे एक नए सेशन के शुरू करने जा रहे हैं, वो है भूगोल। वो कक्षा 12 के लिए हैं। कक्षा 12 के लिए हम भूगोल की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। उसमें से पहली कक्षा है जो पहला पाठ की कक्षा है, जो पहली कक्षा है। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो कि अगले वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। जैसे हमें 11वीं में पढ़ा था कि हमारे भूगोल थी, उसकी दो शाखाएं थी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल तो हमने 11वीं में पढ़ी थी और मानव भूगोल हम 12वीं में पढ़ेंगे। मानव भूगोल अब देखो पढ़ते हैं। आप भौतिक भूगोल एक विषय में रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय में फर्स्ट अध्याय में पढ़ चुके होंगे। आपने जो कक्षा 11 थी उसके फर्स्ट अध्याय में पढ़ा होगा कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, कितनी भूगोल के जनक कौन है। उसके भूगोल के जनक कौन है? इकेटियस। कौन है? इकेटियस। क्या आप इसके अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय में वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया जाता है। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़े तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल में संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। अगर इस अध्याय को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि मानव भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक अंतः भूगोल की पहुंच विस्तार से भौगोलिक ढंग से करना। मतलब जो भूगोल है इस पहले इसमें टॉपिक में पहले कुछ भी नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये भूगोल की दो शाखाएं हैं। और भूगोल के जनक कौन है? इकेटियस। भौतिक भूगोल के जनक इकेटियस और मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक क्रेट्ज है। तो आप लिखेंगे मानव भूगोल के जनक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आप लिखेंगे पहले तो भूगोल के जनक कौन है। ठीक है। जो भूगोल है इसके जनक कौन है? पहले जनक तो है इकेटियस। कौन है? इकेटियस। इकेटियस मानव भूगोल के जनक हैं। ये आप सभी को भी पता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है? इकेटियस हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। और किसी भी घटना अथवा परिघटना ध्यान से पढ़ो। और किसी भी घटना अथवा परिघटना को दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तन होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सके। और आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आप लगता है कि पृथ्वी की दो प्रमुख घटक हैं, प्रकृति, भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं। मानव भूगोल में प्रमुख कौन है? मनुष्य। मानव भूगोल में प्रमुख कौन है? मनुष्य प्रमुख है। मानव भूगोल में प्रमुख कौन होता है? मनुष्य प्रमुख होता है। ध्यान रखना, मानव भूगोल में कौन प्रमुख होता है? मनुष्य प्रमुख माना जाता है मानव भूगोल में। ठीक है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए और भौतिक भूगोल
भौतिक मानवीय घटनाओं की सूची बनाई है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण प्रकृति और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय विवरण और उनके गठिन घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विविधताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना उनके तत्वों का अध्ययन करना है। मतलब भौतिक भूगोल का, जैसे बहुत हमने 11वीं में पढ़ा था भौतिक भूगोल, उसमें हम किसका अध्ययन करते थे? आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, नदियाँ, झीलें, जलवायु, इनका अध्ययन करते थे। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में जानेंगे, जनजातियों के बारे में जानेंगे, मानव से संबंधित ही चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इस अगला टॉपिक लेते हैं हम। मानव भूगोल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से करते हैं। अतः सामान्य पृथ्वी के रूप में तूफान की आंख, नदी के मुख, हिम नदी के प्रोत, नसिका, जलमंडल रूप की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेद का वर्णन करते हैं। जैसे पृथ्वी के रूप में तूफान की आंखें, मतलब पृथ्वी की किस रूप में है? तूफान सी आंखों के रूप में है। पृथ्वी किस रूप में है? तूफान सी आंखों के रूप में। नदी के मुख्य हिमनद के प्रातः नासिका, जल मरुकी की ग्रीवा, मृदा की परिच्छेद का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया। जर्मन भूगोल बेहतर राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का अभिव्यक्ति को एकत्रित कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो देखो, इस पहले टॉपिक में कुछ भी नहीं बताया गया है। इस पहले टॉपिक में बताया गया है कि मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा जाता है। मानव भूगोल को भी कई शाखाओं में बांटा जाता है। हम जैसे जनजातीय शाखा, जनसंख्या, ऐसी बहुत सी शाखाएं जाना जाता है। और इसमें आपको याद है कि हमने जो भौतिक भूगोल पढ़ा था उसमें मृदा पढ़ी थी, प्राकृतिक पढ़ा, जलवायु पढ़ी थी, वनस्पति पढ़ी थी, सभी पढ़ा था। और अब आज हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम मनुष्य से संबंधित क्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे। अब प्राकृतिकरण, प्रकृति नियम, मानवीकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण को अन्योन्य क्रिया करता है। सबसे बड़ी बात है मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण को अन्योन्य करता है। अन्योन्य करता है, सही बात है कि हम अन्योन्य क्रियायित करते हैं। पृथ्वी और प्रकृति और भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के साथ हम प्रौद्योगिकी एवं अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों एवं तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। ये भी लाइन दोबारा पढ़ी देगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव का क्या उत्पन्न निर्माण कर रहा है, बल्कि ऐसा बताया गया है इस लाइन में कि यह जरूरी नहीं है कि मानव उत्पन्न निर्माण किससे कर रहे हैं, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि वो किन उपकरणों की तकनीकों की सहायता से उत्पादन का निर्माण कर रहा है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर पर सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण ग्रसन और ऊष्मा की श्रृंखला अग्नि की खोज से हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकता के रहस्यों को समझने ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाली यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर्यावरण की बंदिशों को कम करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाएं
कि में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित होता है। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को डाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। मतलब प्रौद्योगिकी जो है ना, उसका संबंध कितना था, कब तक संबंध कब था, तो प्रौद्योगिकी विकास हुआ भारत में भी बहुत विकास हुआ, विश्व में भी बहुत विकास हुआ। पहले हम जो खेती करते थे उसमें हल जोतते थे, अब ट्रैक्टरों का उपयोग करने लगे। ये क्या है, प्रौद्योगिक विकास ही तो है। प्रौद्योगिक विकास हो रहा है कि प्रौद्योगिक स्तर अत्यंत निम्न था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था की आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार के अन्योन्य मानव पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है। मतलब जो प्रकृति और प्रबल मानव और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, मैंने पहले बताया, जो अन्योन्य क्रिया होती है उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। इस लाइन को याद करो कि आदिम मानव प्रबल शक्तियों के बीच इस अन्य क्रिया होते हैं, पर्यावरण कहा गया। पर्यावरण निश्चयवाद किसे कहा गया है, जो प्रकृति और मानव में शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिक विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रसन्नता में भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। मानव का प्राकृतिक क्रम, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि मानव में प्राकृतिक क्रम मतलब मानव को अपने प्रकृति से कैसे जुड़ा होता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको इधर कि मानव प्रकृति से कैसे जुड़ा है। सभी को याद है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो मानव के प्रकृति से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं क्या, प्रकृति से जुड़े हैं। क्यों, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक साथ क्रिया हो रही है, अन्योन्य क्रिया, मतलब भीतरी क्रिया हो रही है पेड़ पौधे और हम के बीच। तो यही इसमें बताया गया है। तो हम इसको बाद में देखेंगे पढ़ने की, पहले हम अपने टॉपिक काबुल कर लेते हैं। भौतिकता मानव का प्राकृतिक आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज के संबंधी एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पड़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ गहन सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी उपकरणों को प्रकृति एवं शक्तिकरण बल पूज्य संस्कार योग्य तथा सुरक्षित हैं। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्भर होता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे हैं। मतलब जो जितना समय बढ़ रहा है वैसे ही मानव अपने समय को समझने लग गया है। प्राकृतिक बलों एवं पर्यावरण को समझने लगा है। मतलब धीरे धीरे वो बलों को समझने लगा है, पर्यावरण को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावना का जन्म देते हैं, मानवीय क्रियाओं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करते हैं, मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विषामस्त्र विशाल नगरीय प्रसार खेत पलौद ज्ञान मैदान और तरंगी पहाड़ियों में चारागाह तटों पर पठन प्रकृति के मानवीय क्रम। इसमें हम पहले पढ़ते हैं, अगर हम इसको नोट्स में पढ़ लेते हैं।
नोट्स में पढ़ने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वह हमसे ज़्यादा पढ़ाई में आएगा और समझ में भी आएगा। तो हम नोट्स से पढ़ते हैं, उसके लिए थोड़ी देर को तो ठीक है, हम आ गए वापिस, पढ़ते हैं नोट्स। तो पहले इसको यहीं रख देते हैं, इसको हम खाली पेज ले लेते हैं और पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मानव भूगोल अध्याय प्रकृति में विशेषता। अब तक हमने पढ़ा कि भूगोल के जनक कौन थे? इकेटियस। भूगोल के जनक कौन थे? इकेटियस। सबको याद कर लो कि भूगोल के जनक कौन है? इकेटियस। मानव भूगोल के आधुनिक का जन्म जाता है, किसे कहा जाता है? मानव भूगोल आधुनिक जन्म जाता है, किसे कहा जाता है? तो वो है प्रेडजेल। और इसने एक परिभाषा दी थी, वो परिभाषा है इसके अनुसार मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच का संबंधों का संश्लेषण अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। इन्हें क्या परिभाषा दी कि मानव भूगोल और मानव समाज के बीच, धरातल के बीच जो संबंध होता है वही मानव भूगोल कहलाता है। किसने परिभाषा दी थी? फ्रेडरिक प्रेडजेल। किसने दी थी? फ्रेडरिक ने यह परिभाषा। और रेडजेल के शिष्य अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैपलन के अनुसार मानव भूगोल को चंचल मानव अस्थायी रूप के, जो इसकी शिष्य थी उसका क्या नाम था? एलन सैंपल। उसका क्या नाम था? एलन सैंपल। इसकी शिष्य थी, जो इसकी शिष्य थी एलन सैंपल। उसने परिभाषा दी कि मानव और प्रकृति के बीच का जो चंचल संबंध होता है उसे मानव भूगोल कहा जाता है। तो पहले हमारे 3 शब्द आए होंगे, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। नियतिवाद में प्रकृति, उसमें क्या होता है? संभववाद में क्या होता है? और नवनियतिवाद में क्या होता है? 3 कॉलम बना लेते हैं। भाई नियतिवाद में क्या होता है? संभववाद में क्या होता है? नियतिवाद प्रकृति के अधिक प्रभावी माना। इसमें किसको प्रभावी माना जाता है? प्रकृति को। इसमें प्रभावी किसे माना जाता है? प्रकृति को प्रभावी माना जाता है। इसमें प्रकृति को प्रभावी माना जाता है और 2 प्रकृति को अधिक प्रभावी बताया और इसमें प्रकृति को प्रभावी नहीं माना जाता है। और इसमें दोनों ही अनुसरण करते हैं, इसमें दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो यही पढ़ेंगे कि इसमें दोनों ही अनुसरण करते हैं। ठीक है। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स फ्रांस के जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध जगह से है। जो भूगोलवेत्ता था उसने कहा कि जिस प्रकार भूगोल का संबंध